रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है विमला की, जो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में अपने 100 गज के मकान में बड़े आराम से रहती थी। विमला की किस्मत उसने सोने की कलम से लिखवाई थी, क्योंकि बड़े बेटे की शादी के बाद विमला बस अपने जीवन के सुखद पलों का अनुभव कर रही थी। विमला को अपनी बड़ी बहू पर बड़ा नाज था, क्योंकि उसकी बड़ी बहू मंजू उसे कोई कमी नहीं आने देती थी। उसके एक हुक्म पर वो सब उसे हाथ में लाकर दे दिया करती। एक दिन विमला अपनी बहू मंजू के कमरे में आकर उससे कहती है, बहू, आज मेरा छोटा बेटा और तेरा लाडला देवर पंकज अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ रहा है। तुझे याद है ना? माँ जी, मुझे सब याद है। मैंने सुबह ही छोले भिगो दिए थे। आज उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। बस अभी रसोई में ही जा रही हूँ। देवर जी की पसंद की खीर बनाने के लिए। उनको बहुत पसंद है ना? हाँ बेटी, पसंद है। और तेरे हाथों का खाना तो अमृत जैसा है, किसको पसंद नहीं आएगा। सच में बहू तो मुझे बहू कम और मेरी बेटी ज्यादा लगती है। तेरे आने के बाद तो बस मैं अब अपने घर में सुख ही भोग रही हूँ। माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। अच्छा, मनोज जी गए हैं देवर जी को लेने मेट्रो स्टेशन। दोनों आते ही होंगे। इतना कहकर मंजू रसोई में जाकर कामकाज में लग जाती है, जिसके बाद अचानक ही खीर बनाते हुए उसके हाथ से दूध का भगोना गिर जाता है और सारा दूध जमीन पर फैल जाता है। और तभी विमला अपनी बहू मंजू के पास आकर रोते हुए कहती है, बहू जल्दी चल, अनर्थ हो गया। मेरे दोनों बेटों का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो अम्बेडकर में भर्ती हैं। बहू जल्दी मुझे मेरे बेटों के पास लेकर चल, वरना चिंता से मेरी जान चली जाएगी। विमला की बात सुनकर मंजू खुद को संभाल लेती है और विमला को लेकर अस्पताल जाती है, जहाँ जाकर वो डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर उनसे कहता है, एक्सीडेंट में आपके छोटे बेटे की जान तो बच गई, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी, लेकिन आपके बड़े बेटे की जान खतरे में है। आप लोगों में से किसका ब्लड उससे मिलेगा? डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि उसका खून किससे मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पति की पहली बीवी की संतान है, जिसके मरने के बाद उन्होंने मुझसे शादी की थी। ओके, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये सुनकर जहाँ मंजू को बहुत बड़ा शौक लगता है कि उसका पति उसकी सास की सौतेली संतान है, तो वहीं उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर विमला कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ ये वक्त इस सच्चाई का नहीं था, लेकिन मैंने कभी अपने छोटे और बड़े बेटे में कोई फर्क नहीं किया। तू मेरी सगी बहू है, इस चीज की तू कभी चिंता मत करियो। इतना कहकर विमला और मंजू दोनों के ठीक होने का इंतजार करते हैं और वो दोनों ही भगवान की दया से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब मंजू को हमेशा ये बात खटकती कि उसका पति उसकी सास की सगी नहीं, सौतेली संतान था। वक्त अपनी करवट लेता है और सब ठीक होने के बाद विमला अपने छोटे बेटे पंकज की शादी शारदा नाम की भली लड़की से करवा देती है और उसके गृह प्रवेश के समय मंजू उसकी आरती उतारते हुए मन में कहती है, कुछ महीनों में कितना कुछ बदल गया। जिस सास को माँ जैसा प्यार दिया वो मेरी सौतेली सास है, और अब मैं अपने सौतेली देवरानी को घर में ले आई। पता नहीं आज मेरी सौतेली सास का प्यार मेरी सौतेली देवरानी के आने से कहीं कम ना हो जाए। अगर उसने आते ही घर के 2 हिस्से करने को कहा तो फिर। मंजू बार बार आरती की थाली को अपनी सोच में डूबी घुमाए जा रही थी और उसे ऐसे करता देखकर विमला उसके हाथ से थाली लेकर कहती है, बहू होश में आ जा, पगला गई है क्या? थाल को 7 बार घुमाते हैं, 70 बार नहीं। पता नहीं आजकल तेरा दिमाग कहाँ रहता है। छोटी बहू, तुम अंदर आओ। विमला के ये शब्द मंजू को चुभ जाते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर अपने मन में कहती है, ये सौतेली देवरानी बस दरवाजे तक आई और मेरी सास के तेवर बदल गए। ये तो होना ही था मंजू, सगी वो और सौतेली तू। समय बीतता है और मंजू के दिल में अपनी सौतेली देवरानी के लिए हीन भावना आने लगती है और वो अपने पति के आगे तो सबसे प्यार से बात करती, लेकिन हमेशा अपनी देवरानी को खूब सुनाती। कभी उससे ज्यादा काम करवाती तो कभी उसके किए काम को बिगाड़ देती। लेकिन विमला ये सब देखते हुए भी चुप रहती है। एक दिन मंजू रसोई में काम करती शारदा के पास जाकर कहती है, सुन, तू ये बर्तन करके सबके लिए रात का खाना बना ले।
मेरी फेवरेट टीवी सीरियल आने वाली है, मैं वही देखूंगी। दीदी साथ मिलकर काम कर लेते हैं ना, वो तो मेरा भी फेवरेट है। काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो दोनों साथ बैठकर देख लेंगे। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम सब्जी बना दो, रोटी मैं बना दूंगी, तो ठीक है? हाँ दीदी, ये अच्छा है। आप रोटी बहुत अच्छी बनाती हो, मैं सब्जी बना देती हूँ, आप रोटी बना देना। इतना कहकर शारदा सब्जी बनाने लग जाती है और जैसे ही वो सब्जी बनाकर ड्राइंग रूम में जाती है, वैसे ही मंजू मौका पाकर सब्जी में नमक बढ़ा देती है और कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और पंकज खाने का एक निवाला खाकर कहता है, छी भाभी, कितना गंदा खाना बना है, इतना नमक डाला है, खाना बनाने भूल गई हो क्या? देवर जी तमीज से बात करो, ये सब्जी मैंने नहीं आपकी बीवी ने बनाई है। पर मैंने तो नमक रोज के हिसाब से ही डाला था। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि ये मैंने किया है? बस करो तुम लोग, खाने की टेबल पर भी लड़ने लगी। मंजू, मैंने देखा है तुम आए दिन शारदा को बात बात पर सुनाती रहती हो। तुमको परेशानी क्या है? और मैं तुमको कई सालों से जानती हूँ, तुमको बेटी बोलती ही नहीं, मानती भी हूँ। सच बताओ कि क्या परेशानी है? हाँ, आप तो इसकी साइड लोगी, क्योंकि ये मेरी सौतेली देवरानी जो है, अब तो मैं और मेरा पति आपको बुरे ही लगेंगे। ये बात सुनकर शारदा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे भी ये सब नहीं पता था और मंजू के पति मनोज को बहुत बुरा लगता है और वो मंजू को एक थप्पड़ लगाकर कहता है, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? मेरी माँ के मरने के बाद इन्होंने मुझे सगों की तरह प्यार दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और तुम खुद बताओ, हम भाइयों के एक्सीडेंट से पहले तुमको कभी ऐसा लगा कि ये तुम्हारी सौतेली सास है? बस जब से तुम्हारी सौतेली देवरानी आई है, इसके पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी हो। अरे इस बेचारी को तो अब तक हमने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन तुमने इसके मन में ये भी सब डाल दिया। दीदी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी सगी जेठानी हो या सौतेली। फिर आपको इस बात से क्यों फर्क पड़ता है कि मैं सौतेली देवरानी हूँ? हम तब भी तो मिलके सबके साथ रह सकते हैं ना। रहने दे शारदा, मंजू की आंखों पर सौतेले सगी की पट्टी चढ़ी हुई है, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। तू इसे कितना भी समझा ले, इसे इसके हाल पर छोड़ दे। मैं कल ही इस घर का बंटवारा कर देती हूँ ताकि इसके दिमाग से ये कीड़ा निकल जाए। मंजू को ये सब सुनकर समझ आता है कि उसकी सास ने सच में उसे अपनी बेटी की तरह रखा था और उससे कोई भेदभाव नहीं किया था और वो अपनी सास के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगकर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी कि शारदा के आने के बाद कहीं मेरी जगह घर में कम ना हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सौतेली देवरानी मेरी सास का प्यार मुझसे छीन ले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मंजू को समझ आता है कि उसकी सास का उससे ये सौतेली वाली बात का सच छुपाने का कारण यही था कि उन लोगों में प्यार बना रहे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। इसके बाद मंजू अपनी देवरानी पर हुक्म तो चलाती, लेकिन सगी देवरानी समझकर सौतेली नहीं, और वो समझ जाती है कि रिश्ते तो दिल से होते हैं। सगे सौतेले का दर्जा तो हम इंसानों का दिया हुआ है। जिसके बाद वो अपने घर के सब सदस्यों से माफी मांगती है और उसके बाद वो लोग आने वाली पीढ़ी को भी ये सगे सौतेली वाली बात नहीं बताते। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। निधि एक भोली भाली लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक शहर में रहती थी। उसकी माँ और पिता ने उसे बेहद ही नाजों से पाला होता है। वक्त बीतने के साथ निधि काफी सुंदर और बड़ी हो जाती है, जिसे देख बोलते हैं, अरे ओ निधि की माँ, कहाँ हो? यहाँ आओ। इस तरह मालती अपने पति सोहन के पास आकर बोलती है, आ गई। अब जल्दी से बताइए कौन सी खास बात है सुबह सुबह? अरे बोलना नहीं है, तुम्हें दिखाना है। देखो चारों तरफ कुछ बदल गया है। अपने पति सोहन की बात सुनकर वो चारों तरफ देखने लगती है और बोलती है, अरे क्या देखूं? आपको नहीं दिख रहा क्या? रोज की तरह सुबह है, सूरज पूरब से निकला है, वही हल्की हल्की सी धूप है। भला इसमें क्या नया है? अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें हमारी बेटी को दिखा रहा था कि निधि अब बड़ी हो गई है और वक्त आ गया है जब हमें उसकी शादी के लिए सोचना चाहिए। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप। अब हमें हमारी बिटिया के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ,
मैं आज ही पंडित जी के पास जाकर उसकी शादी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए कह देता हूँ। इस तरह सोहन और मालती दोनों अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं और सोहन अपने जानकार पंडित को निधि की फोटो देकर उसके रिश्ते देखने के लिए कहता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज पंडित के द्वारा भेजा गया एक विनीत नाम के लड़के का रिश्ता उसके परिवार के साथ चलकर उनके घर आता है और सोहन बोलता है, आइए बहन जी, आओ बेटा, आप दोनों बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर सोहन अपनी पत्नी मालती को बोलता है, निधि की माँ, सब कुछ बन गया क्या? और निधि रेडी हो गई? जी आप चलिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस तरह थोड़ी ही देर में मालती अपनी बेटी को लेकर लड़के वालों के पास आती है और निधि अपने हाथों से उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। और निधि की खूबसूरती देखकर विनीत पहले ही नजर में उसे पसंद करने लगता है और साथ ही निधि उसकी माँ को भी पसंद आती है। और विनीत बोलता है, माँ, मुझे तो निधि पसंद है। ठीक है विनीत बेटा, मुझे भी हमारी होने वाली बहू पसंद है। मालती बहन, हमें ये रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार की मंजूरी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही वक्त में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद निधि अपने ससुराल आती है और अपनी शादी की रात जब वो अपने कमरे में बैठी होती है तभी वहाँ विनीत आता है और बोलता है, अरे ये क्या पुराने जमाने की लड़कियों की तरह घूंघट किए बैठी हो? मैं तुम्हारे लिए कितनी सेक्सी नाइटी लाया था, मुझे लगा कि तुमने वो ही पहनी होगी। सॉरी विनीत जी, मैंने इस ड्रेस को देखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं अभी ये पहन लेती हूँ। अरे इट्स ओके, छोड़ो उस बात को, मुझे अपनी सुहागरात खराब नहीं करनी। इस तरह सुहाग रात में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत पल बिताते हैं। और सुबह हो जाती है, निधि की आँख खुलती है और वो बोलती है, शुक्र है नींद खुल गई। अब मैं जल्दी से उठ जाती हूँ, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। इतना बोलकर निधि नहाने चली जाती है और नहाने के बाद वो रेडी होकर किचन में जाती है, जहाँ कुछ ही मिनटों में उसकी सास सुमती आती है और बोलती है, अरे बहू, क्या बात है, बड़ी सुबह ही उठ गई तू। जी वो सासू माँ ने कहा था कि ससुराल जाने के बाद एक लड़की के सारे फर्ज बदल जाते हैं, बस इसलिए। चल, अच्छा किया तूने। अब जल्दी से तू कुछ मीठा और खाने में पूरी सब्जी बना ले, ठीक है? तब तक मैं मंदिर जाकर आती हूँ। इस तरह सुमती अपनी बहू को पहली रसोई की सभी जिम्मेदारियां देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद निधि खाना बनाने में बिजी हो जाती है और तभी अचानक विनीत वहाँ आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, ओहो मेरी जान, आज तुम इस साड़ी में बहुत ही अमेजिंग लग रही हो। थैंक यू विनीत जी। ओनली थैंक यू क्या बेबी? देखो ना, माँ भी घर पर नहीं है, चलो ना कमरे में चलते हैं प्लीज। लेकिन मुझे खाना बनाना है, सासू माँ बोल कर गई हैं और वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगी, प्लीज। क्या यार निधि, मूड खराब कर दिया, जा रहा हूँ मैं। इस तरह निधि खाना बनाती है और तभी उसकी सास पूजा करके वापस आती है और निधि अपना बनाया हुआ खाना अपनी सास को परोसती है। सुमती उसे खाना शुरू करती है और तभी निधि बोलती है, सासू माँ, आपने बताया नहीं खाना कैसा बना है? पूछ तो ऐसे रही है जैसे कि 5 स्टार होटल से खाना बनाने की ट्रेनिंग लेकर आई है। तेरी ये खीर ऐसी लग रही है जैसे कि तू इसमें चीनी डालना ही भूल गई है, और ये सब्जी तो ऐसी लग रही है कि तूने इसमें हल्दी नहीं डाली। देख कैसी विधवा सी लग रही है तेरी ये सब्जी। लेकिन सासू माँ, मैंने तो सब इतने प्यार से बनाया था और मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा था। तो तू कहना क्या चाहती है कि मैं जानबूझ के तेरे इस बनाए खाने की बेइज्जती कर रही हूँ? देख बहू, भले ही मायके में तू अपनी माँ से जैसे मर्जी बात करती होगी, लेकिन मैं तेरी सास हूँ, समझ गई? तो मुझसे तहजीब से बात कर, वरना मैं तुझे मार मार के सुधार दूंगी। जी सासू माँ, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी सास की मारने की धमकी को सुनकर निधि डर जाती है और ये डर उसे पूरे दिन सताने लगता है। और रात होती है, जब निधि अपने कमरे में आधी रात को सो रही होती है, तभी उसे सपना आता है कि उसकी सास उसे मार रही है और वो डर के बोलती है, सासू माँ, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। निधि अपने सपने के कारण इतना ज्यादा डर जाती है कि वो बेड पर ही सुसु कर देती है, जिसके बाद बिस्तर गीला होने के कारण
उसकी नींद खुलती है और वो बोलती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? सासू माँ के डर के कारण मैंने बेड पर ही सुसु कर दिया। इससे पहले कि विनीत जी देखे मुझे ये सब कुछ सुखाना होगा। क्या करूँ? निधि ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर प्रेस पर पड़ती है और वो उस प्रेस को गर्म करके गीले बेडशीट को सुखा देती है, जिसके कारण वहाँ अजीब सा धब्बा पड़ जाता है। जिसके कुछ ही वक्त बाद सुबह होती है और निधि बोलती है। अरे ये क्या? मेरी बेड पर सुसु करने की आदत की वजह से इस बेडशीट पर तो धब्बे ही धब्बे पड़ गए हैं। अब क्या करूँ? निधि ये बोल ही रही होती है कि तभी विनीत उठ जाता है और उसकी नजर सुसु किए हुए धब्बे पर पड़ने ही वाली होती है कि वो जल्दी से जाकर विनीत की आंखों को अपने हाथों से कवर करते हुए बोलती है। विनीत जी चलिए ना, आज मैं आपको बाथरूम तक ले चलती हूँ। आपके लिए सरप्राइज है। ऐसा भी क्या सरप्राइज है बाथरूम में? इस तरह निधि उसे बाथरूम तक लेके जाती है और उसे बाहर से बंद करके बोलती है। सॉरी विनीत जी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। आप फ्रेश हो जाइए। इस तरह निधि जल्दी से कबर्ड से दूसरा बेडशीट निकालकर चेंज कर देती है, जिसके बाद वो नहा धोकर नीचे जाती है और जहाँ उसकी सास बोलती है। उठ गई बहू रानी? क्या हुआ? जल्दी उठने का शौक बस कल का ही था। सॉरी सासू माँ, अभी जल्दी से बना देती हूँ नाश्ता। इस तरह निधि नाश्ता बनाकर अपनी सास और पति को देती है, जिसके बाद उसकी सास बोलती है। बहू सुन, अगर तेरा ये किचन का काम खत्म हो गया हो तो आज घर की सफाई कर देना। जी सासू माँ, मैं कर दूँ। सुमति के कहने पर वो घर की सफाई करने लगती है कि तभी गलती से उससे एक कांच का वास टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सुमति आकर बोलती है। अरे क्या तोड़ दिया? ये लो, जितने की सफाई नहीं हुई तूने उतने का नुकसान कर दिया। सत्यानाश हो तेरा। आज तो तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। इस तरह गुस्से में सुमति उसे चांटा लगा देती है और निधि इस बार बुरी तरह डर जाती है और वक्त बीतता है, जिसके बाद रात होती है और सपने में फिर से निधि देखती है कि उसकी सास उसे मार रही है। मार खाने के डर से वो बिस्तर पर ही सुसु कर देती है और पूरा बेड गीला हो जाता है। तभी अचानक विनीत की नींद खुलती है और वो देखता है कि निधि बड़बड़ा रही है। सासू माँ, मुझे मत मारिए, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। प्लीज मुझे मत मारिए, सच कह रही हूँ। निधि उठो। अरे क्या हो गया? अरे सपना है। विनीत की बात सुनकर निधि उठ जाती है और विनीत बोलता है। ये क्या किया है तुमने? देखो पूरा बेड गीला हो गया है। विनीत जी, आई एम सॉरी, मैं नींद में थी। मुझे सासू माँ के डर के इतने भयानक भयानक सपने आते हैं कि मैंने बेड पर ही सुसु कर दिया। फिर से कर दिया मतलब? इससे पहले भी किया था क्या? हाँ, वो कल भी मैंने जब नींद में माँ जी का सपना देखा तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने बेड पर सुसु कर दिया। प्लीज आप ये बात सासू माँ को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी, बहुत मारेंगी। प्लीज विनीत जी। अरे ठीक है, तुम डरो मत, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू विनीत जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमति अपनी बहू के अंदर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उसकी गलती ना होने पर भी उसे डराती है और एक दिन वो अपनी बहू के पास जाकर बोलती है। सुन बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां घर आने वाली हैं, तो तू जल्दी से सारा घर अच्छे से साफ करके आधे घंटे के अंदर कुछ अच्छा बना ले। आधा घंटा? लेकिन इतने कम वक्त में मैं क्या अच्छा सा बना पाऊंगी? और माँ जी, आपने बताया ही नहीं था कि आपकी सहेली आने वाली है। अरे कितने सवाल पूछेगी? सीआईडी है क्या? माँ जी, आप ऐसे हर वक्त गुस्से में लाल पीली ही क्यों रहती है? मुझे आपसे डर लगने लगा है। हर वक्त आप हमेशा ऐसे ही रूखापन दिखाती हैं। क्या कहा तूने मुझे? ठहर जा, तुझे आज मैं तबीयत से सूतूंगी, तभी तेरी ये एक्सप्रेस ट्रेन जैसी जुबान काबू में आएगी। इस तरह सुमति अपनी बहू निधि को जोरदार चांटा लगा देती है और दोबारा उसे मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी निधि इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो इस बार होश में ही वहीं खड़ी खड़ी सुसु कर देती है और सुमति बोलती है। हाय हाय, ये क्या कर रही है तू? छी, अरे बहू, ये मेरा घर है। माँ जी, आपने मुझे इतना डरा दिया कि आज मैं होश में हूँ, तभी मैंने सुसु कर दिया। निधि बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ विनीत आता है और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है और सुमति बोलती है। अरे मुझे नहीं पता था कि बहू तो इतना ज्यादा डर जाएगी कि बेड पर सुसु करने लगेगी। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुझे डरा रही थी। अब से मैं तुझे अपनी बेटी के जैसे रखूंगी।
तब तुझे डरना नहीं पड़ेगा, और जब तू डरेगी नहीं तो बिस्तर पर सूसू भी नहीं करेगी। पक्का माँ जी? हाँ हाँ पक्का। इस तरह सुमति अपने बिहेव को बदल लेती है और निधि के डर और बेड पर सूसू करने वाली प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। अनु सोफे पर बैठी टीवी देखते हुए हाथों में ऊन सिलाई लिए कुछ बुन रही थी और उस ऊन का गोला फर्श पर गिरा हुआ था। तभी अंजना कॉलेज से घर आती है और सोफे की तरफ बढ़ती है कि तभी उसके पैर जमीन पर पड़े उस ऊन के गोले में उलझ जाते हैं और वो परेशान होकर बोलती है, अरे माँ, आप कौन से जाले बुनने बैठी हो? आपके इन ऊन के जंजाल में मेरे पैर तो फंस कर ही रह गए हैं। माँ, निकालो इन्हें। हाय राम, मेरे नए ऊन के गोले का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। अरे तेरे लिए ही गरम स्कार्फ बुन रही थी, सर्दियाँ जो आ गई है, पर तूने तो हाय कितनी बुरी हालत में उलझाया है इसे। हे भगवान, ये सर्दियाँ अपने साथ इतनी सरदर्दी क्यों लेकर आती हैं? रुक जा एक जगह, नाच मत इधर उधर, वरना बचा खुचा भी उलझ जाएगा। अरे आप कैसी माँ हो? ऊन उलझा है वो दिख रहा है, मैं ऊन में उलझी हूँ ये नहीं दिख रहा आपको? जल्दी करो और इन्हें मेरे पैरों से निकालो ना। कहा ना सीधी खड़ी रह, ये ऊन है, कांटों की झड़ी नहीं जो इधर उधर मटके जा रही है। अब थोड़ी भी हिली ना तो तुझे यूं ही उलझा हुआ छोड़ दूंगी। अरे माँ, मैं इंसान हूँ, स्टैचू नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे ही खड़ी रहूंगी। जिसके बाद अनु उसके पैरों से ऊन को निकालती है। ऐसे ही समय बीतता है और धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन अंजना और उसकी माँ बाजार जाती हैं। दोनों खरीदारी करती हैं कि तभी अंजना की नजर मूंगफली के ठेले पर जाती है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ सुनो ना, मूंगफली ले लो। सर्दियों में छत पर धूप में बैठकर मूंगफली खाने में आहा क्या मजा आता है। पता है मुझे, इसलिए मैंने छिलकों वाली कच्ची मूंगफली ले ली है, उन्हें खाकर ही मजे लियो अब। अरे माँ, आधा किलो तो ले लो प्लीज। ठीक है ले लेती हूँ, प्लीज प्लीज मत कर। इतना बोलकर वो दोनों मूंगफली के ठेले के पास जाती है और अंजना बोलती है, 1 किलो मूंगफली देना, आधा किलो गज्जक भी तोल देना। ओहो माँ, मूंगफली और गज्जक के साथ सर्दियों के पूरे मजे लोगी आप भी। ये लीजिए मैडम, 400 रुपए हो गए। 400? अरे भैया मनचाहा दाम मत लगाओ, जो बनते हैं वो बताओ। अरे मैडम, ये बड़े दानों वाली मूंगफली है और गजक भी तिल वाली है, मैंने कोई ज्यादा दाम नहीं लगाए। ये सर्दियों में मूंगफली के दाम तो ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे सारी महंगाई इन्हीं में समा गई हो। सर्दियों की भी अलग सिरदर्दी है ये लो भैया। इतना कहकर वो उसे पैसे देकर मूंगफली ले लेती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से घर आ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अनु पूरे घर में झाड़ू लगाकर दूसरे काम करने चली जाती है और कुछ ही देर में वो हॉल में आकर देखती है कि अंजना और संजू सोफे पर पसरे हुए मूंगफली खा रहे हैं और पूरे हॉल में मूंगफली के छिलके फैले हुए हैं। ये देखकर वो गुस्से में बोलती है, अरे मेरी गुणवान औलाद, कभी अपनी माँ पर रहम भी खा लिया करो। अरे इतनी सर्दी में कितनी बार झाड़ू पोछा लगाऊं, ये छिलके फर्श पर क्यों गिराए हैं? माँ, हम इतने पागल नहीं है ना जो फर्श पर मूंगफली गिराएं, इसलिए छिलके गिरा दिए उसके। हाँ हाँ, तुम दोनों पागल थोड़ी हो, पागल तो मैं हूँ जिसने तुम जैसी राक्षस औलादों को जन्म दिया जो मूंगफली ठूस ठूस कर छिलके फैला रही है। इसलिए सर्दियों में मैं छिलके वाली मूंगफली नहीं लेती। सर्दियों में ये मूंगफली के छिलके किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। अरे माँ, इतना बोलकर तो आपने हमारे सर में दर्द कर दिया। आप जाओ, अंजना साफ कर देगी। अच्छा जी, तू ही कर लेना, ठंड के मारे तो कब से सोफे पर चिपका हुआ है, आलस की दुकान कहीं का। चुपचाप अपनी बकवास बंद करो और ये सारे छिलके उठाकर डस्टबिन में फेंको। दोनों अनु की एक आवाज में झाड़ू लिए सफाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है और सर्दियाँ अपने चरम पर होती हैं। एक दिन संजू अपने दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहा होता है कि अचानक से कार खराब हो जाती है और दोनों अपनी जैकेट की जेब में हाथ घुसाए बाहर निकलते हैं और उसका दोस्त आसपास किसी गैराज को ढूंढने निकल जाता है। तभी एक कार आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है और संजू को ये देखकर गुस्सा आता है कि वो बिना जैकेट से हाथ निकाले कार वाले के पास जाकर बोलता है, अरे ओ आग के अंधे, देखकर नहीं चल सकता क्या? अबे ओ, ज्यादा मत बोल, तुझे दिखता नहीं है क्या? कहीं पे भी कार पार्क कर देता है। अबे चल चल। अबे तू चल ना। अबे एक रख के दूंगा। अरे पहले जैकेट से तो हाथ निकाल।
इतनी क्या ठंड लग रही है जो जबान चला रहा है खाली? हिम्मत है तो हाथ निकाल। क्या यार, सर्दियों में ये अलग से सर्दी है। एक बार हाथ गर्म हो जाए तो बाहर निकालने में मौत आती है। अबे जा, फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता मैं। अबे तू निकल, आया बड़ा। बेचारा संजू सर्दी के मारे अपना हाथ पॉकेट से निकाले बिना ही बहस करता है और कुछ देर बाद वो कार वाला वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अनु गाजर का हलवा बनाती है और रात के खाने के बाद जब अंजना और संजू उठकर जा रहे होते हैं तभी अनु बोलती है, अरे बड़ी जल्दी खा लिया, जो भागने को हो रहे हो, रुको अभी। अरे माँ ठंड लग रही है, खाना तो खा लिया है, अब जाने भी दो ना। हाँ माँ, जल्दी बोलो ना, ठंड से कपकपी हो रही है। अरे मेरी नाजुक औलादो, 2 मिनट और रुक जाओगे तो जम नहीं जाओगे। यहाँ बैठो, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। वाह क्या बात है माँ, आपने सर्दी में गाजर का हलवा बनाने की सरदर्दी कैसे ले ली? अरे तू चुप माँ, अब बना ही दिया है तो कमरे में ले आओ, वहीं बैठकर खा लेंगे। रजाई में बैठकर खाने में मजा आएगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से सरक लेते हैं और अनु सबके लिए हलवा लेकर कमरे में जाती है और तीनों बेड पर रजाई में बैठकर आराम से हलवे का आनंद लेते हैं। तभी संजू रजाई में धीरे से गैस का गोला छोड़ता है और अचानक से रजाई से निकलकर बोलता है, बस मेरा तो हो गया, मैं चला। इतना कहकर वो फटाक से निकल जाता है और जब दोनों की नाक में बदबू जाती है तो अंजना बोलती है, आए हाय अब पता चल रहा है इसका इतना जल्दी कैसे हो गया। माँ मूली का तो सुना था, पर गाजर का हलवा खाकर कौन छोड़ता है? इसके गैस की प्रॉब्लम भी सर्दियों की बड़ी बदबूदार सरदर्दी है। हटो माँ, मैं नहीं झेल सकती ये सिरदर्दी, मैं चली हॉल में। अरे रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। और दोनों ही वहाँ से हॉल की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद छुट्टी के दिन जब अंजना फोन चला रही होती है तो अनु हाथ में ढेर सारे कपड़े लिए वहाँ आती है, जिसे देखकर अंजना बोलती है, अरे माँ इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? चमकाने, चल तू भी कपड़े बदल और काम पर लग जा। इतने सारे कपड़े आपको आज ही चमकाने मतलब धोने हैं क्या? अरे आज धोऊंगी तब जाकर 3 दिन में सूखेंगे ये, चल जल्दी। और अनु के कहने पर अंजना कपड़े धोने में उसकी हेल्प करती है। जैसे ही वो कपड़ों को पानी में डालती है कि तभी अचानक वो चिल्लाकर बोलती है, हराम। अरे ये क्या हुआ, कौन सा करंट लग गया तुझे? अरे माँ ये पानी सीधा फ्रीजर से निकाल कर लाई हो, इतना ठंडा क्यों है? मैं नहीं धो रही कपड़े। अच्छा जी, तो क्या कपड़े धोने के लिए गर्म पानी लाऊं? ज्यादा कामचोर ना बन और जल्दी हाथ चला और रगड़ रगड़ कर धोइयो, मैल नहीं रुकना चाहिए इसमें। अंजना मुंह बनाते हुए जैसे तैसे कपड़े धोने लगती है और कपड़े धोते धोते 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन कपड़े खत्म ही नहीं होते। तभी अंजना बोलती है, माँ सर्दियों में कपड़े धोना कितनी बड़ी सरदर्दी है, मतलब 1 घंटा हो गया साबुन घिसते घिसते, हाथ सुन्न पड़ गए हैं मेरे, ऊपर से ये मोटे मोटे कपड़े खत्म ही नहीं हो रहे। अरे आज तो धूप निकली है, उतनी ठंड भी नहीं है, तब तेरा ये हाल है। मैं तो सर्दियों में ये सरदर्दी हमेशा ही झेलती हूँ, मेरा सोचा है कभी? चल अब हो ही गया है। और जैसे तैसे दोनों कपड़े धोकर सुखा देती है, जिसके बाद रात को खाना खाकर तीनों सोने चले जाते हैं और रात को अंजना अनु के कमरे में ही सो जाती है। तभी आधी रात को सर्दी के मारे अनु के दांत बजने लगते हैं, जिसकी आवाज से अंजना उठ जाती है और बोलती है, माँ बस करो, रजाई में भी सर्दी लग रही है क्या, जो कपकपाहट के मारे दांतों से किट किट कर मुझे सोने भी नहीं दे रही। हाय ये सर्दी की सिरदर्दी, लगता है सर्दियों के साथ ही जाएगी। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।